कई बार हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम जानते भी हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। जैसे आज हम यूपीआई का यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं। आज से 5 साल पहले एक व्यक्ति ने सोचा, पेटीएम बनाया और आज एक वो 40-50 हजार करोड़ की कंपनी बन गया। उसने केवल सोचा, कोई बैंक नहीं है, कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, कहीं कोई दिखाई नहीं देता है, बस मोबाइल फोन पे एक एप्लीकेशन है। पैसे इधर से उधर जा रहे हैं, उतने ही जाते हैं जितने आप भेजते हो, लेकिन फिर भी वो कंपनी 40 हजार करोड़ की कैसे बन गई पता नहीं। सो सेम थिंग इज, अब देखिए, जैसे चंद्रयान की यहाँ पे बात चल रही थी, तो चंद्रयान की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी को भारतीय होने के नाते इस बात पे गर्व है कि हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है और हम लोग जो है मतलब वर्ल्ड के टॉप 4 कंट्रीज की लाइन में जाके खड़े हो चुके हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद हम चौथे देश हैं जिन्होंने चंद्रयान चंद्रमा पे जाने की हिमाकत की है। बाकी तो हिम्मत भी नहीं कर पाए। और आपको जान के ये हैरानी होगी, जैसे कई सारी चीजों को हम नाम हमने सुना होता है लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं जानते। जैसे आप में से अगर मैं अभी बोलूं कि हीलियम नाम शब्द कितने लोगों ने सुना है, हीलियम, तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने सुना हो सकता है बहुत लोगों ने ना सुना हो। लेकिन हीलियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम और मतलब यूरेनियम प्लूटोनियम जिससे कि परमाणु बिजली बनती है, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगा के जो बनाई जाती है। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम दुनिया की सबसे महंगी वस्तुओं में से एक आते हैं, और उससे भी एक महंगी वस्तु है हीलियम। उसका मैं उदाहरण अगर आपको दूं कि 1 किलो हीलियम जो है वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है कि एक लगभग 50 लाख या 1 करोड़ की जनसंख्या के शहर को वो 1 महीने तक कंटिन्यू बिजली दे सकता है प्रोड्यूस करके। और चंद्रमा के दक्षिणी छोर पे जहां आज तक कोई भी, इवन यूएस, चाइना, रशिया, कोई भी नहीं जा पाया है, इंडिया उस दक्षिणी छोर पे, उस साउथ पोल पे जाने का प्रयास कर रहा है अपने इस चंद्रयान 3 के माध्यम से। और अगर वहां पे चला गया और वहां पे वो लैंडिंग हो गई और उन्होंने वहां पे वो खोज लिया, क्योंकि उस इतनी बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं वहां पे कि वहां, क्योंकि अ, वो हिस्सा जो है दक्षिणी ध्रुव वहां का, वो हमेशा ढका रहता है बर्फ से, काफी ठंडा है, सूरज की रोशनी क्योंकि वहां पे नहीं आती है। लेकिन वहां के पर्यावरण में 45% ऑक्सीजन पाई जाती है, वहां पे बर्फ के रूप में पानी भी है, और वहां पे एनर्जी सोर्स के रूप में सबसे बड़ा हीलियम का भंडार भी है। और इंटरनल न्यूज तो, अफवाहें तो कुछ ऐसी भी हैं कि रशिया और चाइना चोरी चोरी जो है वहां पे माइनिंग कर रहे हैं हीलियम की, और वो अपने स्पेस मिशंस के द्वारा वहां से लाके उसको एनर्जी सोर्स के रूप में या दूसरे वेपन्स के रूप में यूज भी कर रहे हैं। तो इतनी सारी बातें शायद हीलियम के बारे में आपको पता नहीं होंगी, आज आपको पता चल गई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दुनिया में पता नहीं है अभी तक, हमें पता चलेंगी वो समय के साथ साथ। सेम इसी तरीके से ये टीएलडी डोमेन है। जैसे मैं अगर आप ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूं कि आज के इस टेक्निकल युग में, आधुनिक युग में, मॉडर्न वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड की सबसे महंगी चीज क्या है, हिंट दे देता हूं। एक ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल लगभग लगभग हम में से हर कोई रोज करता है, हर क्षण करता है उसका इस्तेमाल, लेकिन दुनिया का कोई भी अमीर से अमीर आदमी उसको खरीद नहीं सकता। वो इतनी कीमती है, किसी की इतनी औकात नहीं है कि उसको खरीद ले, और सभी लोग यूज करते हैं। अगर कोई इसका आंसर दे सकता है तो प्लीज वो हैंड रेज करे। राइट सर, सो जो लोग इंटरनेट बोलने वाले हैं उन सब लोगों के लिए तालियां। दैट्स अ जी ग्रेट बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट मैसेज। साथियों, इंटरनेट जो है वो आज की तारीख में दुनिया का सबसे कीमती, फिजिकल फिजिकल भी नहीं बोल सकते, वर्चुअल प्रोडक्ट है। सबसे कीमती, इतना कीमती है कि देश की सरकार, किसी देश की सरकार नहीं खरीद सकती उसे, कोई अमीर से अमीर व्यक्ति भी उसे नहीं खरीद सकता। कितना भी वेबसाइट खरीद सकता है, डोमेन खरीद सकता है,
अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस इंटरनेट की सबसे महंगी चीज क्या है? इंटरनेट पे उपलब्ध सबसे महंगी चीज क्या है? किस चीज की वैल्यू इंटरनेट पे सबसे ज्यादा होती है? इंटरनेट का इस्तेमाल हम किन चीजों के लिए करते हैं? इंटरनेट का हम इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के लिए, या हम किसी कंपनी की वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली इन वेबसाइट की कीमती चीज क्या है? ये वेबसाइट आप एक्सेस कैसे करते हैं? हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, उसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। और उस आईपी एड्रेस का एक नाम होता है जिसको हम डोमेन बोलते हैं। और डोमेन जो होता है दो तरीके के होते हैं। जैसे हम सबसे ज्यादा जो साइट वर्ल्ड में जिसको यूज किया जाता है वो google.com है। तो गूगल जो है वो डोमेन है, और .com जो है वो TLD डोमेन है। तो अब मैं यहाँ 3 लाइनों में आपको ये प्लान समझा रहा हूं कि इस फिजिकल वर्ल्ड की, इस वर्चुअल वर्ल्ड की सबसे महंगी चीज इंटरनेट है। और इंटरनेट की सबसे महंगी चीज डोमेन नेम है। और डोमेन नेम के बिजनेस में हम एंटर करने जा रहे हैं। आज तक बहुत सारे लोगों ने ये उदाहरण सुने होंगे, दिए होंगे, लोगों को किस्से कहानियां सुनाई होंगी कि 2009 में कोई एक कॉइन लॉन्च हुआ जिसका नाम बिटकॉइन था। उसका बनाने वाला सतोशी नाकामोतो था। और उसने वो कॉइन बनाया एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, और वो कॉइन 6 रुपए का था। और वो 2021 में या 2020 में वो कॉइन जो है वो 60 लाख को क्रॉस कर गया। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं, आज तक आपने यही सबसे बड़े उदाहरण सुने होंगे, लेकिन अगर मैं आज आपको ये बोलूं कि एक व्यक्ति कैसीनो में जाया करता था, और वो कैसीनो खेल के जब बाहर आया तो उसने पलट के पढ़ा, बड़ा बड़ा सा नाम लिखा हुआ था उसके ऊपर, कैसीनो। 2002 की बात है। और उस व्यक्ति ने, क्योंकि वो इंटरनेट का ही प्रोफेसर था यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में, और उसने एक डोमेन नेम खरीदा casino.com। और वो casino.com उसने $2 का खरीदा था। और कुछ सालों बाद ही, कुछ वर्षों के अंदर ही उसने वो 10-15 साल की बात नहीं कर रहा मैं, 2-3 साल की बात कर रहा हूँ, 2-3 साल के अंदर ही यूएस की सबसे बड़ी कैसीनो कंपनी ने casino.com खरीदा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं द मोस्ट एक्सपेंसिव डोमेन नेम्स। तो आपको एक बहुत बड़ी लंबी सी लिस्ट खुल के आ जाएगी, और आपको पता चल जाएगा लोग यहाँ एक के दो, दो के तीन कर रहे थे अब तक। आज आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलने वाला है जिस ऑप्शन में आपको एक के दो, दो के तीन नहीं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर $2 के 55 लाख हो सकते हैं तो ये कितने गुना रिटर्न है। यू कैनॉट इमेजिन। ये क्रिप्टो करेंसी से भी बहुत बड़े वाली चीज है, ऊपर वाली चीज है। और इसकी खास बात यह है कि ये बिल्कुल जमीन की तरह है। जिस तरीके से आपको ये बताया जाए कि आपके नियर बाई एरिया में एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक नई कॉलोनी जो है वो बनने जा रही है। उसमें सब कुछ ऑटोमेटेड एआई रिलेटेड होगा। आप गेट पे जाओगे, गेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा। आपकी आंखों की रेटिना के सेंसर्स को पढ़ के आप बिना किसी रोक टोक के अंदर जा सकते हैं, या आपकी गाड़ी के नंबर को वो रीड कर लेगा, या आपकी कार पे एक चिप लगी होगी, वो चिप को वो रीड करके, जिस तरह से हम टोल टैक्स देते हैं, जैसे आपकी गाड़ी उस कॉलोनी के गेट पे जाएगी वो खुल जाएगी। ओपन द विंडोज एंड एवरीथिंग विल बी डन विद योर वॉइस मैसेज ऑल्सो। आप 2-4 साल के अंदर देखेंगे इस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को अभी यकीन नहीं होगा, ऐसा हो रहा है ऑलरेडी। सो ऑटोमेटेड सिस्टम। सो दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया बहुत ही शॉर्टकट में, 3 लाइन का प्लान। दुनिया की सबसे महंगी चीज है इंटरनेट। इंटरनेट की सबसे महंगी चीज है डोमेन। डोमेन के पिताजी होते हैं TLD डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। जैसे गूगल जो है वो डोमेन है, और पिताजी .com है।
पिताजी की बहुत सारी संतानें हो सकती हैं, पिताजी एक ही होते हैं, यानी कि टॉप लेवल डोमेन एक ही होता है, लेकिन पिताजी की बहुत सारी संतानें हो सकती है। Microsoft.com हो सकता है, फेसबुक की चाहे आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, लेकिन वो फेसबुक के एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी भी उसी आईपी एड्रेस से होती है। तो फेसबुक भी एप्लीकेशन भी अगर आप कोई खोल रहे हैं तो वो भी किसी वेबसाइट को ही जाके कनेक्ट करती है। Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, YouTube.com, everything what you are using is based on .com or .net or .in or .io or .edu or .co or .in .us .tech 1500 से ज्यादा टीएलडी डोमेन है वेब 2 के अंदर। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वेब 2 के अंदर जब 1500 से ज्यादा डोमेन है तो फिर हमें डोमेन की क्या जरूरत है? अब ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जिनके अंदर मेरे जैसा अतरंगी कीड़ा होता है, जो किसी के कहने से किसी बात को मानता नहीं। लॉजिक चाहिए उसको, रीजन चाहिए उसको, उसकी टेक्निक चाहिए उसको, उसका पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। कीड़ा होता है ना हर व्यक्ति के अंदर, मेरे अंदर है भी है उस टाइप का कीड़ा कि मुझे जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं हम राज करने आए हैं, राज करने हैं, राज करने, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। मैं ये पूछूंगा कैसे करोगे, व्हाट इज योर रोड मैप, व्हाट इज योर प्लानिंग टू डू दिस, कैसे राज करोगे, हाउ विल यू डू दैट। सो मैं कहने से मतलब मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ मैं, मुझे मुझे लॉजिक चाहिए हर चीज का। सो जिनको शॉर्टकट चाहिए उनको मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा लॉजिक की बात करते हैं। ऑलराइट, थोड़े से कीड़े को शांत किया जाए। तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, जैसा कि हम सब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल आज की तारीख में कर रहे हैं, लेकिन इस इंटरनेट का इस्तेमाल हम सभी लोग पिछले 10 साल से ही मैक्सिमम रूप में कर पा रहे हैं। उससे पहले बहुत कम लोग इंटरनेट का यूज कर पाते थे। इंटरनेट को जिस रूप में आज हम देखते हैं, इंटरनेट इस रूप में नहीं था। इसकी जो शुरुआत है 1975 में हुई थी। 1975 में यूएस की सीक्रेट सर्विसेज एफबीआई और सीआईए अपने मैसेजेस को इधर से उधर भेजने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एनक्रिप्टेड मेथड का यूज करते हुए, एनक्रिप्टेड लैंग्वेज मतलब जो कि कोड नेम्स में होती थी, जो आप लिखते थे वो अल्फा न्यूमेरिक कुछ उसमें चेंज हो जाता था, उसको एक व्यक्ति बीच में इंटरसेप्ट कर भी ले तो उसको पढ़ नहीं पाता था, और वो फिर एक एंड से दूसरे एंड पे जाती थी, तो वो एनक्रिप्टेड लैंग्वेज जो है वो दोबारा डीक्रिप्ट होके उसी लैंग्वेज में दिखाई देती थी जिसमें वो मैसेज भेजा गया है। 1975 में इस तरीके की शुरुआत हुई और एक नेटवर्क बनाया गया, तार बिछाया गया, जिसको छोटे से एरिया में जिसको बोला गया लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, वो थोड़ी उसमें यूज करता था। धीरे धीरे उस नेटवर्क को बढ़ाया गया, और कुछ लोग अगर आर्मी में रहे हो तो हमारे एक 5 स्टार या आई थिंक 7 स्टार है, वो आर्मी से रिटायर्ड है, मतलब आर्मी को बिलोंग करते हैं। तो उनको पता होगा कि आज से 10-15 साल पहले कोई भी यूनिट होती थी आर्मी मिलिट्री की, तो वो यूनिट अपना सिस्टम जो है कम्युनिकेशन सिस्टम वो खुद बनाया करती थी। उसकी पोस्टिंग अगर होती थी, मैं इन्फेंट्री की बात कर रहा हूँ, इन्फेंट्री रेजिमेंट अगर कोई होती थी तो वो जाती थी किसी भी नए इलाके में, तो वो अपने ही टेलीफोन के तार बिछाती थी, उनका अपने ही एक्सचेंज होता था, उनके अपने ही टेलीफोन्स होते थे, उसको रिंग करके घुमा के घंटी बजा जाती थी और एक ऑपरेटर उठाता था और उसको बोलते थे जस्ट कनेक्ट टू द एडजुटेंट ऑफ द कंपनी। सो इस तरीके से एक लोकल एरिया नेटवर्क के साथ शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ जब उसके यूसेज को देखा गया कि हाँ भाई ये तो इंटरसेप्ट ही नहीं किया जा सकता, तो उसका इस्तेमाल जो है वो यूएस गवर्नमेंट के जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स थे, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वो आपस में यूज करने लगे कम्युनिकेशन के लिए। धीरे धीरे यूएस गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट कर लिया 80s में कंप्लीटली। और चूंकि यूएस जो है बहुत ही मनी माइंडेड कंट्री है, और यूएस को एक बात पता है कि दुनिया पे अगर राज करना है तो आपके पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो पैसा, यानी कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए, और एक पावर, यानी कि आपको मिलिटरली बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि यूएस का जो मिलिट्री पे बजट होता है वो साल का सबसे ज्यादा होता है।
वो मिलिट्री अपने इक्विपमेंट्स पे और मिलिट्री ऑपरेशंस पे सबसे ज्यादा वर्ल्ड में पैसा खर्च करते हैं। और इसी तरीके से इकोनॉमिकली सुपर पावर बनने के लिए भी, और सुपर पावर है वो। आज आप देखें कि डॉलर एक एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, इंटरनेशनल एक्सचेंज मनी है, इंटरनेशनल यू कैन से कि इंटरनेशनल मनी है, लेन देन की वस्तु है। सब कुछ जितना भी व्यापार का लेन देन होता है आयात निर्यात है। इवन ये जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, इस इंटरनेट की उत्पत्ति यूएस में हुई है। और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, इस इंटरनेट के जितने भी सर्वर्स हैं, वो पूरे के पूरे सर्वर्स जहाँ पूरा डेटा जाके स्टोर होता है वो यूएस के अंदर ही है। अगर हम अभी भी बात कर रहे हैं तो यूएस अभी भी पैसे कमा रहा है, हम यूएस को पैसे कमा के दे रहे हैं। तो उसने इतना बड़ा सिस्टम बना लिया है। अदरवाइज इसके अलावा आप देखें कि अगर मोबाइल फोन में एंड्रॉयड यूज हो रहा है तो भी पैसे जा रहे हैं, एप्पल का कोई आईओएस यूज कर रहा है तो भी यूएस को पैसे जा रहे हैं, आप गूगल यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स वाई जेड जो कुछ भी यूज कर रहे हैं आप, इट्स ऑल बिलोंग्स टू यूएस। तो यूएस ने ये देखा कि भाई जब उन्होंने अपने इंटरनल यूज के लिए इसको इस्तेमाल किया तो यूएस ने देखा कि भाई इसको तो कमर्शियली भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि जिस चीज की जरूरत हम लोगों को है, उस चीज की जरूरत जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को भी है। और उन्होंने फिर बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उन लोगों को इनवाइट किया और उन लोगों को प्रेजेंट किया और उन लोगों को बताया कि इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं। और फिर 90s के एरिए के आसपास जो है वो यूएस गवर्नमेंट से निकल के वो पब्लिक में, आम पब्लिक में, जनरल पब्लिक में वो आ गया और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने उसको अडॉप्ट किया। और 85 तक आते आते उसके बारे में अवेयरनेस जो थी वो वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा हो गई। राकेश जी, क्या इससे अगली हम स्लाइड कर सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। जर्नी ऑफ वेब 3 चल तो यही रही है, मैं जर्नी कहानी ही सुना रहा हूँ आपको वेब 3 की। तो यस प्लीज। तो तो देखिए फिर आप इस बात को समझिए कि 80s में जो है वो कॉरपोरेट वर्ल्ड के पास इंटरनेट पहुंच चुका था और कॉरपोरेट वर्ल्ड ने इसको यूज करना शुरू किया वर्ल्ड वाइड। पहले यूएस के कॉरपोरेशंस ने यूज किया, फिर यूरोप के किया, मतलब पहले जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने किया धीरे धीरे। और 85 के करीब जो है राजीव गांधी जी ने बोला था कि हम लोग जो हैं कंप्यूटर्स लेके आएंगे इंडिया में। तो बड़े बड़े जो मजदूर संगठन थे उन लोगों ने हड़तालें कर दी देशव्यापी की, कंप्यूटर्स आएंगे तो वो नौकरी खा जाएंगे, हम कंप्यूटर्स को आने नहीं देंगे। और हम जो है मतलब काम नहीं करेंगे और पूरा देश बंद हो गया। तो ठीक है, राजीव जी ने कहा कि ठीक है, ओके ओके ओके, डोंट वरी यार, हम कंप्यूटर्स को नहीं लेके आ रहे। तो खैर वो हड़ताल वापस होती चली गई। लेकिन टेक्नोलॉजी को, कोई टेक्नोलॉजी अगर इजाद हुई है और उसका यूज है तो उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वो आज नहीं तो कल आएगी ही। वो तो बिल्कुल इस तरीके से है जैसे ब्रह्मास्त्र एक बार जो है धनुष से निकल गया तो वो तो लक्ष्य को भेदेगा ही। अब तो टेक्नोलॉजी भी ऐसी ही चीज है, वो होगी ही, देर सवेर हर किसी ना किसी को अडॉप्ट करनी ही पड़ती है, आज नहीं तो कल। राइट। सो दोस्तों, उस समय फिर ऑर्गेनाइजेशन ने इवन 90s में, फिर धीरे धीरे 90s में भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। और 2000 तक आते आते ये काफी कुछ पॉपुलर हो गया और बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उन सब लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। अभी जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सुना रहा हूँ मैं फर्स्ट पार्ट की, यानी वेब 1। हम जो लिखते हैं ना, जैसे हम facebook.com लिखते हैं तो उससे पहले लिखा होता है, हम डाल दें लेकिन अपने आप कंप्यूटर लेता है www, सबसे पहले तो आता है http/, फिर आता है //www.facebook.com। तो ये जो www है, www जो है ये है वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि पहले लैन बनी, लोकल एरिया नेटवर्क, फिर वैन बनी, वाइड एरिया नेटवर्क, और फिर इंटरनेशनल जब बना, वाइड एरिया से भी अल्ट्रा वाइड जब बना तो उसको वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिया गया, जो पूरी दुनिया में समाहित है, पूरी दुनिया को जोड़ता है एक दूसरे से, और हम आज उसका हिस्सा है।
और रोजाना हम उसका इस्तेमाल करते हैं और कोई भी उसका इस्तेमाल किए बिना रह ही नहीं पाता। सो दोस्तों, अब ये जो मैंने किस्सा आपको सुनाया, ये मैंने सुनाया वेब 1 का। अब देखिए, जब भी कोई चीज अपने प्राइमरी फेज में होती है तो एक तो होती है इनोवेशन। इंटरनेट जो था वो इनोवेशन था, आविष्कार था। लेकिन जब वो आविष्कार होता है तो उस आविष्कार के ऊपर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, यूसेजेस आते हैं, और फिर उस इनोवेशन के ऊपर बहुत सारी क्रिएशंस होती हैं। तो उस पर क्रिएशंस होने स्टार्ट होगी, और जब क्रिएशंस होने स्टार्ट होती है तो जब हम किसी सिस्टम को बनाते हैं नया फर्स्ट टाइम, तो हमें पहले दिन नहीं पता होता है कि उसमें क्या समस्या आने वाली है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे जो है हमारे सामने समस्या आती है, और फिर हम समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति बोलता है कि सर आजकल बड़ी समस्या चल रही है, तो मैं बोलता हूँ कि देखिए, समस्या जो है इस दुनिया की जननी है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे हम गाड़ी में बैठ के चलते हैं, चाहे हम स्कूटर चलाते हैं, चाहे हम एक कमरे में बैठ के पंखे की हवा खा रहे हैं, चाहे हम एसी में बैठे हैं, चाहे हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, चाहे हम बल्ब या ट्यूबलाइट या एलईडी यूज कर रहे हैं, चाहे हम टीवी देख रहे हैं, एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई कैन नॉट जस्ट स्पीक आउट, सो मेनी थिंग्स, इतनी चीजें दुनिया में। बट अपनी नजरें घुमा के देखिए चारों तरफ, जो भी चीज आपको दिखाई देती है वो इन्वेंशन है, वो रिजल्ट, वो इन्वेंशन ही वो रिजल्ट है किसी की समस्या के समाधान के रूप में। किसी को लगा कि रात में अंधेरा है, रात में भी उजाला होना चाहिए, इसलिए किसी ने आविष्कार किया बिजली के बल्ब का यूज किया। किसी को गर्मी लगी तो पंखे का आविष्कार हुआ। किसी को लगा कि स्पीड से चलना चाहिए, तेज गति होनी चाहिए, तो कार का आविष्कार हुआ। किसी को लगा कि इससे भी ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, तो हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ। तो कई लोगों के मन में जब ये क्वेश्चन आता है, जब कोई एसबीजी के बारे में बात करता है और एसबीजी की कोई समस्या, आपने तो ये कहा था, आपने तो वो कहा था। अरे सर, ये फर्स्ट वर्जन है, और समस्या आई है तो उस समस्या का जो समाधान आपको मिलेगा। अब आप देखिए, ये जो समस्याएं आई, किसी को गर्मी लगी, किसी को जल्दी पहुंचना था, किसी को घर बनाना था, मतलब बारिश से बचने के लिए, कुछ करने के लिए, जब ये समाधान ढूंढे गए तो आज वो समाधान हमें कितनी बड़ी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इवन ये जूम जिसके थ्रू आज हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप सोच के देखिए कि अगर ये कोरोना काल नहीं आता तो क्या हम जूम का इस्तेमाल कर रहे होते? केवल कोरोना की समस्या की वजह से वर्क फ्रॉम होम, ये जो जूम है, मैं तो नहीं यूज करता था कोरोना से पहले, मुझे पता भी नहीं था कैसे यूज होता है। मुझे तो फिजिकली लोगों को के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करने की आदत थी। आज मैं मतलब एक मोबाइल फोन सामने रख के, घर कोई है नहीं, अगर कोई बाहर से कोई मुझे देखे खिड़की में तो सोचेगा कि शायद ये आदमी पागल है, पता नहीं किससे बात कर रहा है, हाथ भी हिला रहा है, बोल भी रहा है, बोल किससे रहा है ये पता नहीं चल रहा। बट आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी सुविधा आज ये है कि हम लोग इसी टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए कोई एक सेमिनार करते, हजारों लोग जो हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से पेट्रोल जला के, टिकट लेके ट्रेन का, कोई फ्लाइट लेके, कोई पता नहीं एक बड़ा सा वेन्यू बुक किया जाता, उसके अंदर इतनी मतलब लाखों रुपए का खर्चा करके वो काम होता, जो आज हम लोग अपने घर से बैठे हुए जो नॉलेज गेन कर रहे हैं। कितनी एनर्जी, कितना टाइम, कितने एफर्ट, कितना पैसा बचा हमारा इस जूम की वजह से। लेकिन लेकिन जब कोरोना आया था तो सब लोग कितने कितने गालियां दे रहे थे ना उसे। लेकिन इस कोरोना की वजह से इस टाइप की चीजों का इन्वेंशन हुआ। तो हर समस्या जब समाधान लेके आती है तो हमें बहुत बड़ी सुविधा देती है, और ऐसी ही एक बहुत बड़ी सुविधा आज आप लेने जा रहे हैं। सो दोस्तों, छात्रों, मित्रों, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये था वर्ल्ड वाइड वेब का 1 पार्ट। अब देखिए, जब कोई चीज बनती है तो जैसा मैंने पहले बोला कि उसकी अंदर कुछ खूबियां होती है, कुछ कमी होती है। वेब 1 की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वेब 1 जो है बहुत ही ज्यादा टेक्निकल था। उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था वो होता था डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम।
यूजर फ्रेंडली नहीं था, उसमें इमेजेस दिखाई नहीं देती थी, उसमें केवल अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स दिखाई देते थे, जैसे कि अभी ये दिखाई दे रहे हैं वेब 1, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है वेब 2। और हमें कोई भी चीज कंप्यूटर्स में कंप्यूटर से अगर पूछनी है या उसे करवानी है तो हमें एक कमांड देनी पड़ती थी, और वो कमांड बहुत लंबी चौड़ी होती थी, जो कि केवल वही लोग जो प्रोफेशनल होते थे, जो ट्रेंड लोग होते थे, उसके लिए मैंने खुद जो है 99 में 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स किया था एनआईटी से, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और 6 महीने मैंने वो देखे जब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने काम किया। ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े से, और बहुत बड़ी बड़ी मतलब कमांड्स हुआ करती थी। प्रोग्रामिंग हमें सिखाई जाती थी, C++, विजुअल बेसिक्स, ओरेकल, बहुत सारी चीजें हमने उस समय सीखी। तो लेकिन उसकी समस्या सबसे बड़ी क्या थी कि वो यूजर फ्रेंडली नहीं था। प्रोफेशनल लोग ही उसे यूज कर सकते थे, और केवल जो है मतलब आम व्यक्ति के लिए नहीं था वो। लेकिन किसी ने सोचा, फिर देखिए फिर समस्या पैदा हुई कि आम व्यक्ति तो यूज ही नहीं कर पा रहा है इसका। तो किसी ने सोचा कि यार ये बहुत बड़ी समस्या है, प्रोफेशनल लोग, ट्रेंड लोग तो यूज कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तो फायदा उठा रही हैं इसका, लेकिन एक आम व्यक्ति फायदा नहीं उठा पा रहा। और जब तक कोई चीज मासेस के बीच में नहीं पहुंचती तब तक वो बहुत बड़ी नहीं बनती है। आज जियो, रिलायंस जियो जियो बना है तो आज इसलिए बना है क्योंकि वो 10 करोड़ लोगों तक पहुंच बना ली है उसने, इसलिए वो इट बिकम द नंबर 1 कंपनी आई थिंक इन इंडिया टेलीकम्युनिकेशन में। हो चुका था उसका, तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने, किसी महान व्यक्ति ने सोचा कि इसको यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। और इसके ऊपर रिसर्च पता नहीं कब से चल रही होगी, लेकिन उस रिसर्च का जो परिणाम आया वो आया 2000 में। हालांकि उसकी प्रैक्टिस जो है वो 6 महीने पहले ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि 99 में मुझे पता है कि 6 महीने पहले हमें विंडोज 2000 लॉन्च होने वाली थी, और हमें 6 महीने ही पहले ही उसका सब्सक्रिप्शन मिल गया था, उसकी सीडी मिल गई थी उसके सॉफ्टवेयर की। और हमें एक स्पेशल कोर्स कराया गया 2 महीने का, अलग से विंडोज चलाने का। मतलब कमाल की बात है, आज एक बच्चे पैदा होते हुए बच्चे को दे दो, 3-4 दिन बाद वो बोलना नहीं सीखेगा, वो आपको यूट्यूब पे वीडियो लगा के दे देगा या गेम खेलने लगेगा, पबजी, कुछ और, या XYZ। लेकिन मतलब आज की हर चीज जो है वो मतलब मॉडिफाई करती है अपने आप को, हर चीज जो है अपने आप को म्यूटेट करती है। तो हम भी, इंसान भी अपने आप को म्यूटेट कर रहे हैं। अपनी नेक्स्ट, हमारी जो जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत ही एडवांस है। मतलब आज हम वो फीचर्स नहीं जानते। मैंने जूम जो है वो अपने बच्चों से सीखा, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उस समय। तो लेकिन उस समय इतना इजी नहीं था। और मतलब वो कोर्स, उसके 20,000 रुपये फीस दिए थे मैंने 1999 में, और मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला था, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड विंडोज ऑपरेटर। और उसे लेके मैं बिल्कुल गदगद हो गया था, और क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड था। और उसको लेने के बाद तो बस फिर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगला बिल गेट्स मैं ही हूँ इस दुनिया का। तो खैर, इस तरीके से विंडोज 2000 लॉन्च हुआ 2000 आते ही। और जो हमें ब्लैक एंड वाइट पिक्चर और नंबर्स और अल्फाबेट्स दिखाई देते थे, वो कलर कलरफुल मॉनिटर आ गया। और कलरफुल मॉनिटर्स में हमें आइकन दिखाई देने लगे, और उस आइकन पे वो इतना इजी था कि हमें कोई कमांड टाइप नहीं करनी होती थी। कमांड जो थी वो केवल वो आइकन्स के रूप में थी। एप्लीकेशंस, हर सॉफ्टवेयर की एक एप्लीकेशंस थी। और जो आईपी एड्रेसेस पहले हमें जैसे आज हम google.com डालते हैं, तो उस समय किसी वेबसाइट को खोलने के लिए आईपी एड्रेस डालना पड़ता था, जो कि 16 नंबर्स का होता था। जैसे कि 9245.1468.7894.1897। मतलब अगर हमें किसी वेबसाइट को ओपन करना है तो उसका आईपी एड्रेस लिख के रखना पड़ता था। वो इतना बड़ा होता था, नंबर्स में होता था, कि उसको जनरली याद नहीं किया जा सकता था। आज हम कितनी सारी वेबसाइट्स गूगल पे सर्च करके एक क्लिक से खोल देते हैं, उस समय ऐसा नहीं था सर। तो एक वेबसाइट अगर आपको खोलनी है तो उसका आईपी एड्रेस चाहिए आपको, और वो लिखा हुआ मिलेगा तो ही आप टाइप करके उसको ओपन कर पाओगे। तो खैर, विंडो 2000 ने आगे अ, उस समस्या को दूर किया, उसको यूजर फ्रेंडली बनाया, उसको इजी टू यूज बनाया, उसको इस लायक बनाया कि
एक आम व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर सके बड़ी ही आसानी से। अब आप देखें कि आज भी हम वेब 2 में ही हैं और वेब 2 का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। विंडोज और डॉस, मैंने अभी बात की पहले, 2000 से पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, 2000 के बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा कि एक सपोज एक हाईवे है और उस हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियां चल रही है। तो हाईवे जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो गाड़ियां चल रही हैं वो हैं एप्लीकेशंस, डिफरेंट एप्लीकेशंस। यानी कि अगर आपके पास रोड नहीं है तो आपकी एप्लीकेशंस रन नहीं कर पाएगी, राइट? तो पहले रोड था विंडोज 1, पत्थरों वाला, खड़ंजा बोलते हैं जिसे। दूसरा डामर वाला रोड आ गया, वेब 2। अब जब वेब 2 आया तो इसका बहुत, मतलब इसके ऊपर बहुत इनोवेशंस हुए, बहुत क्रिएशंस हुई, नई नई टाइप की वेबसाइट्स आई। धीरे 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 शुरुआत में लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लोगों को लगा कि ठीक है, कंप्यूटर है। जैसे कि शुरुआत में जब हमारा स्मार्टफोन आया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था, मुझे पता है एचटीसी ने सबसे पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था, एचटीसी। तो शुरू शुरू में हमें भी लगा क्या फालतू की चीज है, इतने पैसे, इतने फालतू एक्स्ट्रा पैसे, ये बटन वाला ही ठीक है। तो लेकिन धीरे 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 सब लोग शिफ्ट होते हुए चले गए। अब देखिए, ऐसे ही हम लोग इसमें ग्रो करते हुए चले गए और धीरे धीरे लोगों की जो वेबसाइट्स हैं वो बनती हुई चलेगी। जितने भी बड़े कॉरपोरेशंस थे, आज आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लो, इवन अपनी मोहल्ले की किसी बड़ी सी दुकान का भी, बेकरी का भी नाम लोगे तो वो भी इंटरनेट पे उसकी वेबसाइट मिलेगी आपको। तो धीरे धीरे जब उसका यूज केस जब बढ़ता हुआ चला गया तो लाखों करोड़ों अरबों वेबसाइट्स जो हैं वो इंटरनेट पे आ गई। और फिर एक चीज जो थी वो बहुत ही कीमती हो गई कि उस एडवांस कॉलोनी में, उस मोस्ट डेवलप कॉलोनीज में, मतलब प्लॉट सारे बिक चुके थे, प्लॉट मिल ही नहीं रहे थे, सारे बिक गए। अब प्लॉट मिल रहे थे रीसेल में, क्योंकि क्योंकि कॉलोनी तो लिमिटेड थी, तो रीसेल में प्लॉट मिलने लगे। और जो बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने उसमें शुरुआती दौर में प्लॉट खरीद लिए, उनको बहुत सस्ते प्लॉट मिल गए, क्योंकि तब तक कॉलोनी डेवलप नहीं हुई थी, दिखाई नहीं दे रही थी, फिजिकली कुछ पता नहीं चलता था। ये नहीं पता था कि यहाँ से बाईपास निकल जाएगा, हाईवे निकल जाएगा। बट कुछ लोग विजुअलाइज कर पाए उस चीज को, और उन्होंने विजुअलाइज करके, नक्शे वक्शे निकाल के, गवर्नमेंट की पॉलिसीज देख के, मास्टर प्लान देख के कि हाँ यहाँ से बाईपास निकलेगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, और उन्होंने देखते हुए वहां पे प्लॉट खरीद लिया। अब उस कॉलोनी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसकी लोकेशंस और उस पे रहना बहुत सारे लोग चाहते हैं, और कोई बेच नहीं रहा उसमें प्लॉट को। तो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सेम यही चीज हुई इंटरनेट पे। इंटरनेट पे जिस तरीके से मैंने बताया कि हर चीज का एक आईपी एड्रेस होता है, और फिर वो आईपी एड्रेस जब वेब 2 आया तो वेब 2 में कन्वर्ट किया गया, यानी कि उसको आईपी एड्रेस को कन्वर्ट किया गया केवल एक नेम में, अल्फाबेटिकल नेम में, आसान सा नाम जैसे google.com। बट गूगल के पीछे वो 16 नंबर्स का एक आईपी एड्रेस है। गूगल लिखा हुआ आपको दिखाई देता है, बट उसके बैकग्राउंड में वो आईपी एड्रेस है। लेकिन गूगल को आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, कोई भी, माइक्रोसॉफ्ट को बड़ी आसानी से, फेसबुक को, ट्विटर को, व्हाट्सएप को, कोई भी बहुत आसानी से याद रख सकता है। या और भी बहुत वेबसाइट्स हैं, sbgglobal.io कोई भी याद रख सकता है, sbgrewards.io कोई भी याद रख सकता है। सो इट्स इजी, इजी टू रिमेम्बर। तो जो चीज जितनी इजी होती हुई चली जाती है, उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। यानी कि यूजर फ्रेंडली जितनी चीज होती हुई चली जाती है, उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो लेकिन फिर जब डिमांड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत भी बढ़ती है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि कीमत कैसे बढ़ती है। 1999 में हॉटमेल चला करता था ईमेल के रूप में, और मैंने अपनी पहली ईमेल आईडी हॉटमेल पे बनाई थी, कुलदीप तोमर @hotmail.com। मैं तो केवल एक
मेल का एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आपको रिलेट कीजिएगा। तो उस समय बहुत ज्यादा यूसेज मेल का नहीं था। हम लोग जो टेकीज लोग थे आपस में ही जो कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे, या कुछ कंपनीज जो अडॉप्ट कर चुकी थी कंप्यूटर्स को अपना बायोडाटा सीवी भेजने के लिए ईमेल्स का यूज किया करते थे। तो उस समय पे अनिल जी मैं सही चल रहा हूँ? मैं मतलब बहुत ज्यादा मतलब टेक्निकल में बहुत ज्यादा वाइड तो नहीं क्या? ऐसा तो नहीं है कि लोगों को प्लान तो मैं दिखा चुका हूँ 3 लाइन में। सर अब सर तो आप मैं बिल्कुल सही जा रहे हैं सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, एकदम सही जा रहे हैं। ठीक है लाइन सर। कभी राइट। सो हॉटमेल यूज किया, लेकिन उसका इतना ज्यादा यूज केस नहीं था, केवल कंपनीज को सीवी बायोडाटा भेजने के लिए ही इसका इस्तेमाल होता था। उसके बाद धीरे धीरे वेबसाइट्स आ गई बहुत सारी, और 2004 में जिस कंपनी में मैं काम करता था, तो वो कंपनी की सारी क्वेरीज और सारे क्वेश्चन आंसर्स, या आपका कोई भी कुछ भी आपको करना है तो वो कंपनी सब ईमेल के थ्रू करती थी। तो मैंने फिर उस समय याहू लेटेस्ट था, तो मैंने याहू पे अपनी ईमेल आईडी बनाई, कुलदीप तोमर। मैंने डाला kuldiptomar@yahoo.com, लेकिन वो मेरे को मिला ही नहीं। किसी ने ले लिया वो पहले ही मेरे से। मैंने कहा यार अभी तो याहू आया है, और वो से मतलब नीचे लिख के आया उस पे कि दिस ईमेल आईडी इज नॉट अवेलेबल। तो मैंने फिर कुलदीप तोमर 1 डाल के देखा, फिर 2 डाल के देखा, फिर 3 डाल के देखा। ऐसे में डालता चला गया बहुत सारे नंबर्स, मेरे को मिले ही नहीं। मतलब सिंगल नंबर्स में कोई फिगर मुझे मिली नहीं, कुलदीप तोमर 1 से लेके 9 तक। फिर मैंने 2 नंबर्स ट्राई किए, फिर 3 नंबर ट्राई किए, तीन थर्ड नंबर में जाके मुझे 2004 की मैं बता रहा हूँ, मुझे कुलदीप तोमर 369@yahoo.com 2004 में मुझे मिला। तो आप सोचिए कि मेरे से पहले कितने लोग ईमेल कुलदीप तोमर के नाम से बना चुके थे, कोई ना कोई डिजिट लगा के। उसके बाद फिर 2014 में आई थिंक, या 2010 में जीमेल आया। जीमेल के साथ बहुत सारे फीचर्स इंटीग्रेटेड थे, गूगल लॉन्च हो चुका था, गूगल ड्राइव था, उसमें आप एक अपना ग्रुप बना सकते थे ईमेल पे। उस समय व्हाट्सएप नहीं था, तो एक ग्रुप चैट करने के लिए आप गूगल पे बहुत सारे इंटीग्रेटेड फीचर्स थे। तो मैं फिर गूगल मेल जीमेल पे शिफ्ट हुआ। हालांकि जीमेल भी उस समय नया नया था, तब मैंने सोचा ये जीमेल तो नया है, इस पे तो मुझे kuldiptomar@gmail.com मिल जाएगा। लेकिन मैंने बनाया तो वहां भी वही कहानी, मैं 1 से 9 तक डालता क्या नहीं मिला, 2 नंबर्स में डाला नहीं मिला। मुझे मिला kuldiptomar009@gmail.com। लेकिन उस समय चूंकि वो नया था, और जब हम आजकल नए नए लोग होते हैं ना, तो कोई वेबसाइट खुलती है तो उस पे जब आता है कि वी यूज कुकीज, या हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाह करते हैं, तो उसमें आता है कि गूगल वांट टू एक्सेस योर फोटोग्राफ्स, और हम सब पे टिक 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 करते हुए चल जाते हैं। तो मैं भी उस समय टिक 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 करते हुए चला गया, क्योंकि मुझे मेल बनानी थी जल्दी से। तो अब चूंकि मैंने सब्सक्राइब कर लिया सब चीजों को, और धीरे धीरे मुझे उस जीमेल पे इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आने लगे कि बाप रे, मतलब विद इन 2-3 मंथ्स मेरी मेल पे एक दिन में हजारों ईमेल्स आती थी एडवर्टाइजमेंट की, क्योंकि मैंने सबको यस कर दिया था, सबको यस कर दिया था। तो मैं परेशान हो गया। फिर मैंने अपनी दूसरी 6 महीने बाद ही दूसरी ईमेल आईडी बनाई। तो भाई साहब मुझे वो 009 तो मिलनी नहीं थी, क्योंकि खुद मैंने ही वो कर ली थी। फिर मैंने बनाई तो फिर मुझे मिली kuldiptomar@kuldiptomar0369@gmail.com। और उसको भी मैंने मतलब उसमें मैंने बड़ा ध्यान रखा कि हर चीज को मैंने पहले पढ़ा, और मैंने किसी भी चीज पर टिक नहीं की। मैंने कहा आई जस्ट वांट ओनली ईमेल्स, आई डोंट वांट एनी प्रमोशंस और योर इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर डूइंग राइट, व्हाट यू आर डूइंग न्यू, आई डोंट इंटरेस्टेड इन दैट। इवन गूगल को मेल तक की स्पेशली कि प्लीज डोंट सेंड मी एनी मेल रिगार्डिंग अनलेस somebody is sending me personally my mail। सब ठीक रहा, लेकिन क्या हुआ कि 1-2 महीने बाद मुझे मेल्स आनी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा यार मैंने तो किसी चीज को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और ये मैंने गूगल को भी मतलब स्पेशली इसको कस्टमर केयर को वहाँ के
ईमेल की थी कि मुझे कोई मेल नहीं चाहिए, मुझे खाली काम करना है इस पे, मेरे से कंसर्न जो मेरे को डायरेक्टली मेल भेज रहा है ऑथेंटिक ईमेल आईडी से, मुझे उसी से मेल चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये फिर ईमेल क्यों आ रहा है, इतने सारे ईमेल क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये, कैसे आ रहे हैं? तो दोस्तों, अब यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जब एक ईमेल जब एक ईमेल की एड्रेस की इतनी इतनी कीमत हो सकती है, या इतनी वैल्यू हो सकती है, इतनी डिमांड हो सकती है, तो एक वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, ये तो ईमेल है, लेकिन वेबसाइट जो है वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है। एक वेबसाइट की कीमत कितनी हो सकती है? 2015 में हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनवा रहे थे, और सॉफ्टवेयर बनाने में मतलब काफी इंटरेक्शन होता था सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ, हम वहाँ आना जाना रहता था। एंड बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मुझको भी कुछ लॉजिक्स पता थे, कुछ चीजें वो मना कर देते थे, और मैं अपनी थोड़ी सी उस टेक नॉलेज की वजह से मैं उनको कुछ लॉजिक देता था कि नहीं, ये लॉजिक लगाओ तो हो सकता है, व्हाट यू आर सेइंग दिस इज पॉसिबल, जो आप बोल रहे हो कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। तो इंटरेक्शन बड़ा अच्छा हो गया, तो वो लोग बड़े प्रभावित से हुए। तो उन्होंने कहा सर हम आपको ना एक गिफ्ट देंगे। मैंने कहा बताओ क्या गिफ्ट दोगे? उन्होंने कहा सर हम आपको ना आपकी नाम से आपकी एक वेबसाइट बना के देंगे, उसमें आपका फोटोग्राफ होगा, आपको बायोडाटा होगा, आपका सीवी होगा, आपने जो जो भी अचीवमेंट्स लिए हैं, आपका जो जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो फोटोग्राफ्स हैं, आपकी जो वीडियोस हैं, वो सब कुछ हम उस पर अपलोड करेंगे, एंड कुलदीप तोमर विल बी बिकम अ वेरी फेमस नेम वर्ल्ड वाइड। तो बीइंग अ टेकी पर्सन, मेरी भी आंखें चौड़ी होगी। मैंने कहा भाई बनाओ, बनाओ यार, जल्दी बनाओ। तो मैं वहीं बैठा था, और उन्होंने सर्च किया kuldiptomar.com, आई थिंक GoDaddy पे सर्च किया था या उससे पहले। तो सर kuldiptomar.com जो है वो 2015 में GoDaddy ने ऑफर किया कि दिस डोमेन नेम ऑलरेडी बीन टेकन, and this is available for sale, but it is available for sale, and the required price is 50 लाख रुपीस, 50 लाख रुपए कुलदीप तोमर डॉट कॉम के 2015 में। तो मैंने कहा यार क्या बकवास है, मतलब व्हाट इज दिस? कह रहा सर नहीं, ये बकवास नहीं है, अगर आप कोई भी वेबसाइट जो फेमस है। मैंने कहा मैं कहाँ फेमस हूँ यार? कह रहे सर आपके नाम का कोई फेमस व्यक्ति होगा, आपसे पहले उसने बना लिया, आप 2002 में बना लेते, आपने 99 में किया था, उस समय अपना डोमेन बुक कर लेते, आपको मिल जाता 200 रुपए में, 500 रुपए में मैक्सिमम। अब ये 50 लाख में नहीं मिल रहा। कुलदीप तोमर डॉट इन 15 लाख, कुलदीप तोमर डॉट को वो भी 15 लाख। मतलब आई वाज अमेज्ड कि ये क्या हो रहा है, मतलब हमें पता ही नहीं है इस बारे में। और इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है इंटरनेट, और इंटरनेट क्योंकि सबसे ज्यादा प्रचलित में है, सबसे ज्यादा लोगों तक रीच करता है, तो इंटरनेट पे जो अवेलेबल वेबसाइट है उस वेबसाइट्स की बहुत वैल्यू बढ़ गई है। और उन वेबसाइट्स की वही सेम कहानी हो चुकी है कि एक बहुत एडवांस कॉलोनी में प्लॉट कट चुके थे और वो बिक गए हैं सारे। अब वो केवल रीसेल में अवेलेबल है। जिसने समझदारी से शुरुआत में खरीद लिया, आज वो मुंह मांगी दी कीमत पे उस प्लॉट की कीमत मांग रहा है। नहीं खरीदना ठीक है, दूसरा खरीदार तैयार है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ उसका कि इन डोमेन नेम्स की वैल्यू क्या है। जैसे कुलदीप तोमर डॉट कॉम 50 लाख में बिक रहा था, इसी तरीके से मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। आप भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे डालिएगा द मोस्ट एक्सपेंसिव डोमेन्स इन द वर्ल्ड, तो आपको वेब 2 के सारे एक्सपेंसिव डोमेन्स जो है वो खुल के आ जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक मास्टर साहब थे, मैंने एग्जांपल भी दिया था अभी, कि वो कैसीनो में जाते थे, और वो एक दिन वो कैसीनो से बाहर आए और उन्होंने कैसीनो को देखा, मुड़ के बाहर बड़ा सा बोर्ड, बड़ा सा लाइट बोर्ड लगा हुआ था, और उस पे लिखा हुआ था कैसीनो। और उनके दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि वो इंटरनेट पढ़ाने वाले ही प्रोफेसर थे, और उनके दिमाग में आया, और उन्होंने एक प्लॉट बुक कर लिया कैसीनो.com के नाम से।
सन 2000 में, $2 का। 3 साल बाद 2003 में ये casino.com जो है ये $5.5 मिलियन का बिका। 5.5 मिलियन, $55 लाख, 9×5 = 45, लगभग 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए का केवल एक डोमेन नेम 2003 में। और कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। carinsurance.com $50 मिलियन का बिका। vacationonrent.com $35 मिलियन का बिका। अभी लेटेस्ट 2018 में crypto.com ये $15 मिलियन का बिका। हिसाब किताब थोड़ा आप लगा लीजिएगा। इवन इथेरियम जैसी कंपनी ने खुद ही एक डोमेन बेचा Web3 का, और किसी को बेच दिया, इथेरियम को भी नहीं पता था। 2018 में इथेरियम ने बेचा exchange.eth, वो बेच दिया। उसमें कितने का बेचा वो उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन दोबारा से इथेरियम ने 2020 में वही वापस डोमेन नेम खरीदा 6600 इथेरियम में। जिस समय इथेरियम की वैल्यू, एक इथेरियम की वैल्यू $245 थी। आज के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो इथेरियम की वैल्यू $2000 से ज्यादा की हो चुकी है। 8-10 मिलियन डॉलर। इसके अलावा और कुछ बड़े बड़े से नाम हैं। voice.com $30 मिलियन 2019 में बिका। 360.com $17 मिलियन 2015 में। nft.com $15 मिलियन। fund.com $12 मिलियन। hotels.com $11 मिलियन। टेस्ला जैसी कंपनी, इलोन मस्क जैसा आदमी नहीं चूक गया अपना डोमेन नेम शुरुआत में बुक करने के लिए, और उसने टेस्ला खरीदा 2014 में tesla.com $11 मिलियन में। fb.com $8.5 मिलियन। healthinsurance.com $8.13 मिलियन 2019 में। v.com $8 मिलियन। diamond.com, मतलब लिस्ट इज एंडलेस। और ये Web2 की मैं बात कर रहा हूं। अभी इसके अगले वर्जन पे तो हम आए नहीं है। अब चैप्टर को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से मैंने छोड़ा था, कि मैंने तो ईमेल पे कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया था, लेकिन मेरी ईमेल पे फिर इतने सारे मेल कहां से आने लगे। तो साथियों, जिस तरीके से Web1 की कुछ समस्याएं थी, इसी तरीके से Web2 के साथ कुछ सुविधाएं तो आई, लेकिन उस Web2 के साथ कुछ समस्याएं भी आई। क्या समस्याएं आई? देखिए, इस इंटरनेट को चलाने वाले लोग हैं तो इंसान ही, और हर बैंक, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर गवर्नमेंट संस्थान, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब कुछ अब आज की तारीख में क्या लेते हैं? आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड भी लिंक है, आधार कार्ड से आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी लिंक है, आधार कार्ड से आपका सारी प्रॉपर्टी, मतलब पैन कार्ड और आधार कार्ड से पूरी प्रॉपर्टी लिंक है आपकी। Web2 की सबसे बड़ी समस्या है डाटा लीकेज या डाटा थेफ्ट। जहां पे भी इंसान इन्वॉल्व होगा वहां पे दो चीजें जरूर होंगी, फियर एंड ग्रीड, डर और लालच। इंसान जहां पे भी होगा वहां ये दो चीज जरूर होंगी। अभी लगभग 6-7 दिन पहले, अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक रैकेट रैकेट क्या, 3 लोग थे, 3 लोग इंदौर से पकड़े गए। पुलिस ने उनको अरेस्ट, Recording stopped. किस चीज के लिए अरेस्ट किया? Recording in progress. उन्होंने उन लोगों को अरेस्ट किया इस चीज के लिए कि वो लोग जो है लोगों के साथ साइबर ठगी कर रहे थे। और जब पुलिस को पता चला कि भाई कैसे कर रहे थे, तो ये पता चला कि उनके पास बहुत सारे लोगों के बैंक डिटेल्स थी। उनसे पूछताछ हुई कहाँ से आई, तो उन्हें पता चला कि टेलीग्राम पे किसी चैनल पे, टेलीग्राम के किसी पेड चैनल से पर पर्सन 1500 रुपए में एक व्यक्ति की बैंक डिटेल बेची जा रही थी।
और बैंक डिटेल में क्या क्या होता है? नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच, नॉमिनी नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सबका सब जो था बैंक डिटेल्स में। तो बैंक से कैसे कैसे गया वो? यानी कि बैंक के किसी एम्प्लॉय ने ही उसको चोरी करके बेचा। आप सोचिए, 1500 रुपये पर पर्सन मिल रहा है, तो 10 लोगों का डाटा बेच दिया तो 15,000 हो गया, और 100 लोगों का डाटा बेच दिया तो 1.5 लाख हो गया महीने में। और वो ये काम 3 साल से कर रहे थे। तो एक बैंक एम्प्लॉय जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी है, उसको भी एक्सेस होता है किसी भी व्यक्ति के डेटा का। तो एक बैंक एम्प्लॉय को कितने पैसे मिलते हैं एक कस्टमर केयर लेवल के व्यक्ति को? 20-30 हजार रुपए। अब 20-30 हजार कमाने वाले व्यक्ति को अगर 1.5-2 लाख रुपए दिखाई दें या 10 लाख रुपए दिखाई दें, तो वो तो करेगा उस काम को। तो वेब 2 की सबसे बड़ी समस्या आई डाटा लीकेज की। इसलिए आप रोज स्कैम सुनते होंगे कि कोई लिंक आया, उस पर क्लिक किया, और क्लिक करते ही बस फिर धड़ाधड़ जो है उसके अकाउंट से उसको पैसे कटने के मैसेज आने शुरू हो गए, और जब तक वो कुछ सोच पाता उसका अकाउंट खाली हो चुका था। इवन और तो कोई बीमार होके आपका व्हाट्सएप के नंबर का क्लोन बना लिया किसी ने, और व्हाट्सएप से उसी के नंबर से व्हाट्सएप आ रहा है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मेरे एक जानने वाले ने मेरे को मैसेज भेजा, आई एम वेरी सिक, आई नीड, नहीं, मेरी माई डॉटर इज वेरी सिक, आई नीड योर हेल्प, आई एम इन अ वेरी क्रिटिकल वे एंड इन अर्जेंसी, वट एवर हेल्प यू कैन डू, यू जस्ट डू दिस इज माई यूपीआई नंबर। बार कोड भेजा उसने कि दिस इज माई यूपीआई QR कोड, एंड यू जस्ट सेंड दिस मनी टू दिस QR कोड। और मतलब मैं उसको पैसे भेजने ही वाला था, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैंने सोचा कि मैं उसको फोन कर लूं। और जब मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा, श्रवण जी, व्हाट हैपन यार, एवरीथिंग इज ऑलराइट, इज योर डॉटर इज वेल? तो उसने कहा हाँ, यस। मैंने कहा और क्या चल रहा है? उसने कहा कि ठीक है, मैं तो पहले उस कंपनी में इवेंट मैनेजर का काम करता था, अब मेरी इंडिपेंडेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है बेंगलोर में। मैं कहा दैट्स ग्रेट, काम धाम बढ़िया। कह रहे यस, अब तो ब्रांच भी खोल दी है, दिल्ली में भी खोलने जा रहे हो। मैंने कहा यार मुझे इस तरीके से व्हाट्सएप आया था। सो ही वाज आल्सो अमेज्ड, व्हाट्सएप मेरे नंबर से? मैंने कहा हाँ, तुम्हारे नंबर से। मैंने वो सारे मैसेज उसको फॉरवर्ड किए। उसने कहा ओ इट मींस माय सिम हैज बीन क्लोन्ड, क्लोन कर लिया सिम को किसी ने। तो अभी देखिए मेरे को भी एक मैसेज आ रहा है, उस पर लिखा हुआ है पोटेंशियल फ्रॉड दूसरे नंबर पे। तो चलिए, समस्या आती है तो उसका कुछ ना कुछ समाधान भी निकलता है। तो अभी तो लेटेस्ट टेक्निक ये भी आती है कि आपको फोन किया किसी ने, और दूसरी तरफ से कोई सुंदर सी आवाज आ रही है, और हेलो हेलो, और वो बोल रही है कि हेलो हेलो, मैं ये बोल रही हूँ निशा, हेलो हेलो हेलो। और दूसरा आदमी भी एकदम एक्साइटेड है, हाँ जी कौन निशा, कौन कौन? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, प्लीज, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं सर? और ऐसे कर करके उसने 3-4 मिनट लगाए। 3-4 मिनट में हैकर्स ने उसके मोबाइल को हैक किया, उसका डाटा एक्सेस किया, क्योंकि सबके मोबाइल में आज की तारीख में बैंक की एप्लीकेशन है, पूरी बैंक की एप्लीकेशन को भी हैक कर लिया। और हैक करके 5 मिनट में, जब तक वो हेलो हाय ये करता रहा, 5 मिनट में उसका अकाउंट साफ, बिना किसी OTP के, बिना किसी लिंक के। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो वेब 2 की सबसे बड़ी समस्या, देखिए मैंने अभी आपको एक तो ये बता दिया कि वेब 2 के जो इंटरनेट की सबसे कीमती चीज है, दुनिया की सबसे कीमती चीज है इंटरनेट। इंटरनेट की सबसे कीमती चीज है, दुनिया की सबसे कीमती जमीन है मुंबई में, हिंदुस्तान की, और या फिर गुड़गांव में है। और उसकी सबसे कीमती कॉलोनी में सबसे डोमेन नेम, जिसको मिल गया समय पे वो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलेगा। मुंह मांगी कीमत पे भी नहीं मिलेगा अगर दूसरा बेचना नहीं चाहेगा। दूसरी चीज, जब कोई समस्या पैदा होती है तो ही समाधान आता है। वेब 2 की सबसे बड़ी समस्या है डाटा लीकेज की। हमारा डाटा जो है लीक किया जा रहा है। फेसबुक जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी, ये सारे के सारे, हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या हमारी चॉइस, हम क्या खरीदते हैं, हम क्या कैसा खाना ऑर्डर करते हैं, हम किस टाइप के लोगों से बात करते हैं, हम किस टाइप की यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। आप खुद ही देखते होंगे, एक टाइप की वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, आपको दूसरी सजेशंस में ऐसी वीडियो आने स्टार्ट हो जाती है।
सारी कंपनियां हमारा डेटा कलेक्ट कर रही हैं, सारी कंपनियां चुरा रही हैं और हमको कंट्रोल करने के लिए, हमको अपना मेंटल स्लेव बनाने के लिए काम कर रही हैं। तो डाटा लीकेज इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ वेब 2। इसके साथ साथ हैकिंग, हैक, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं। एम्स जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, मेडिकल रिसर्च, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का मेडिकल डेटा है, रिसर्च पेपर्स हैं, डिटेल्स हैं, उनके एम्प्लॉयज की डिटेल्स हैं, उसको हैक कर लिया। कई लाख डॉलर वो मांग रहे थे, और वो भी क्रिप्टो करेंसी में मांग रहे थे। कमाल की बात ये भी है। तो खैर पता नहीं अब उन्होंने पैसे दिए नहीं दिए, बट अल्टीमेटली 4-5 दिन उसका डेटा हैक रहा और एम्स का पूरा सिस्टम ठप रहा। सबसे बड़े संस्थान का, आयुर्वेदिक संस्थान का सिस्टम ठप रहा। इवन आज ये इंटरनेट जो है इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है, बट हर चीज का दुरुपयोग भी होता है। इंटरनेट को आज मतलब बड़े बड़े कंट्री जो हैं वो एक वेपन के रूप में यूज करने लगे हैं, हैकिंग के। क्योंकि आपने अगर किसी देश के सिक्योरिटी सिस्टम को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, या वहां जैसे इंडिया में डीआरडीओ है, अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हैक कर लिया, तो आपको तो सारा डेटा मिल जाएगा कि किस तरीके से ये देश क्या हथियार बना रहा है, या क्या मतलब किस चीज पे रिसर्च कर रहा है। इवन हैकर्स तो जो है, इवन आप सोच के देखिए कि अगर किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट की साइट को हैक कर लिया जाए और उसका कंट्रोल हैकर्स के हाथ में आ जाए, तो वो तो उसमें ब्लास्ट भी कर सकता है। मतलब ये ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, हैकिंग। इसके अलावा पायरेटिंग, पायरेट हो जाता है। आप लोगों ने पता नहीं यूज किया कि नहीं किया। आज से लगभग 10-12 साल पहले टोरेंट करके एक वेबसाइट आती थी, torrent.com। उस पे जो नई नई फिल्म आती थी ना, उनको कॉपी करके, उनको पायरेटेड कॉपी उनकी उस पे डाल दी जाती थी। मतलब पिक्चर हॉल में चल रही है, लोग टिकट लेके देख रहे हैं, और हम फ्री में उसे डाउनलोड करके मजे से अपने लैपटॉप पे देखा करते थे। हालांकि धीरे धीरे फिर उसके कई अलग अलग वर्जन आए, गवर्नमेंट ने एक पे बैन लगाया तो दूसरे नाम से आ गई, फिर उस पे बैन लगाया, इस तरीके से 10-15 नाम से आई। बट अल्टीमेटली 3-4 साल तक ये गेम चलता रहा। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति इतनी बड़ी चीजें, इवन आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने लोगों के पास विंडो बेस्ड फोन है, कितने लोग हैं आप में से जिनके पास, जिनके लैपटॉप में ओरिजिनल विंडो है? 90% लोगों के लैपटॉप में पायरेटेड विंडोज है। पायरेटेड, ओरिजिनल विंडोज 10% ही लोगों के उसमें है। तो मतलब विंडोज ने इतनी रिसर्च की, इतना खोज किया, इतने सारे लोगों को पैसा दिया, एम्प्लॉइज को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसके बाद एक प्रोडक्ट उतारा और उसकी पायरेटेड कॉपी बेच दी किसी ने। चल रही है वो, 90% उसी को यूज कर रहे हैं। तो ये डाटा प्राइवेसी, डाटा लीकेज, हैकिंग, पायरेशन, इसके अलावा और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जब इन सब समस्याओं से रूबरू एक व्यक्ति हुआ, इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि इन्होंने एक, केवल एक कॉमन व्यक्ति की नाक में नहीं, बल्कि एक कंट्रीज की नाकों में दम कर दिया है। चाइना यूएस की हैक कर रहा है वेबसाइट्स, यूएस चाइना की कर रहा है, यूएस रशियन यूएस की कर रहे हैं, यूके की कर रहे हैं, यूरोपियंस कर रहे हैं, वो उनकी कर रहे हैं, वो साइबर अटैक उन पे कर रहे हैं, वो साइबर अटैक उन पे कर रहे हैं। मतलब लड़ाई चल रही है कंप्यूटर्स पे, हमें दिख नहीं रही, बट वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जो फिजिकल लड़ाई है उससे भी ज्यादा खतरनाक ये वर्चुअल लड़ाई है, ये डिजिटल लड़ाई है। तो ये जब एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया, बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा R&D कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, आप सुन रहे होंगे, वो Web 3 की बात कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेट के थर्ड वर्जन की बात कर रहे हैं। ये थर्ड वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सुविधाओं के साथ साथ कुछ समस्याएं पैदा हुई, जो मैंने अभी बताई। उन समस्याओं का समाधान किस तरीके से हो, उनको, उस समाधान को निकालने के लिए Web 3 का डेवलपमेंट किया जा रहा है, विच इज वेरी नियर and which is about to launch very soon. It may be in 6 months or maybe in a year. It may take a lot more time, maybe some more than that. But very soon we are going to just face
फेस और गेट इंट्रोड्यूस टू द Web3 वेरी सून, क्योंकि इन सब समस्याओं से पगला चुके हैं लोग भी, देश भी, ऑर्गेनाइजेशन भी, और दे वांट सॉल्यूशन। तो आज की तारीख में बहुत सारे लोग आप सुन रहे होंगे Web3 की बात करते हैं, मेटावर्स की बात करते हैं। मेटावर्स में वर्चुअल वर्ल्ड होगा, आप वर्चुअली आप किसी मॉल में घूम रहे हैं और आप वर्चुअली खरीदारी कर रहे हैं, आपका एक अवतार है, आप आंखों पे VR ग्लास लगाए हुए हैं, उंगली में आपके सेंसर्स पहने हैं, अंगूठों की तरह सेंसर्स आपने पहन लिए हैं, एंड यू आर फीलिंग दैट यू आर रोमिंग थ्रू। आप घूम रहे हैं किसी मॉल के अंदर, चीजों को उठा उठा के देख रहे हैं, उलट पुलट के देख रहे हैं, निकाल के देख रहे हैं, साइज देख रहे हैं, एंड इफ यू लाइक इट तो आप अपने घर में बैठे बैठे दुबई मॉल में जाके हर चीज को निकाल के देख के कैसी लगेगी वो सब तोल मोल के, यू कैन बाई इट ऑनलाइन, यू कैन पे इट ऑनलाइन थ्रू क्रिप्टो करेंसी, एंड इट विल बी डिलीवर टू योर होम। सीधा वो वहां से डिस्पैच होगी और आपके घर पे आ जाएगी। सो यू डोंट नीड टू गो पर्सनली और फिजिकली दुबई मॉल। तो मेटावर्स की बातें चल रही हैं, VR ग्लासेस की बातें चल रही हैं, ब्लॉकचेन की बातें चल रही हैं, NFTs की बातें चल रही हैं, अवतार्स की बातें चल रही हैं, ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में प्लॉट खरीदे जा रहे हैं, होटल्स बिक चुके हैं, रेस्टोरेंट बिक चुके हैं, पार्क बिक चुके हैं, अम्यूजमेंट पार्क, मतलब ये चीजें तो हो चुकी हैं। आम व्यक्ति को तो ये बातें जो हैं, मतलब जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो डिजिटल वर्ल्ड की जो सबसे महंगी चीजें हैं वो खरीद चुके हैं कई कई मिलियन डॉलर्स में। हम लोगों को तो अभी पता ही भी नहीं, आम व्यक्ति को तो पता चलेगा 5-7 साल बाद, जब ट्रेन निकल चुकी होगी, हम सिर्फ दर्शक होंगे। तो दोस्तों अब देखिए, ये जो Web3 है ये Web2 की समस्याओं का समाधान है। Web2 की जितनी भी समस्या मैंने बताई, डाटा लीकेज, हैकिंग, पायरेसी, वायरस, फिशिंग, मालवेयर, ये सब की सब जो समस्याएं हैं इनका समाधान Web3 में ढूंढा जा रहा है, और इनका अल्टीमेटली केवल एक ही समाधान है, एक ही, देयर इज ओनली वन टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग which can confront all these odd things, all these weaknesses of Web2, जितनी भी समस्याएं हैं, all the problems facing, only one technology can resolve all the solution of that, and that is only the ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोई भी हैक नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन को पे बेस्ड अगर कोई भी एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट बनी हुई है, ना ही कोई उसे हैक कर सकता, ना ही कोई उसको पायरेट कर सकता, उसकी डुप्लीकेट बना सकता, ना ही उसमें से कोई डाटा देख सकता है, डाटा कॉपी नहीं कर सकता, उसमें कोई वायरस नहीं जा सकता, उसके अंदर कोई मालवेयर नहीं छोड़ा जा सकता, उसको हैक नहीं किया जा सकता। देयर इज ओनली वन टेक्नोलॉजी विच कैन रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द Web2। और Web3 में जो कुछ भी होने जा रहा है वो सब कुछ ब्लॉकचेन बेस्ड होने जा रहा है। हम जितनी चीजों की बारे में बातें करते हैं, हम मेटावर्स के बारे में बातें करते हैं, हम डीफाई के बारे में बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में, हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं, हम NFTs के बारे में बात करते हैं, ये सब के सब प्रोडक्ट हैं Web3 के, ये Web3 के आने वाले प्रोडक्ट हैं, और ये प्रोडक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि मेटावर्स आप जाओगे तो आप, या गेमिंग है, ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म, इन सब में क्रिप्टो करेंसीज का यूज होना है, और ये अभी बिखरी पड़ी है। लोग, कोई मेटावर्स के बारे में बात कर रहा है, कोई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में बात कर रहा है, कोई डेक्स के बारे में बात कर रहा है, कोई XYZ अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, बट दीज आर ऑल इंटरनली इंटीग्रेटेड एक दूसरे से। ये बिल्कुल इस समय एक ऐसी अवस्था में है जैसे कार लॉन्च होने से पहले की अवस्था में होती है। जब फैक्ट्री में होती है तो कार का प्लेटफॉर्म, उसकी बॉडी एक अलग जगह बनती है,
उसके पहिए अलग जगह बनते हैं, उसका इंजन अलग जगह बनता है, उसके मोटर्स अलग जगह बनते हैं, और छोटी छोटी जो एसेसरीज होती हैं वो अलग अलग जगह से मंगाई जाती है, और फिर उनको इकट्ठा करके असेंबल किया जाता है, और जब वो पूरी कार बन जाती है तो वो पूरी कार जो होती है, इट्स 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 गोइंग टू लॉन्च, तब वो मार्केट में आती है, इट्स रेडी टू लॉन्च एट द टाइम। सेम थिंग इज, अभी ये सभी जो प्रोडक्ट है ना, ये अभी अभी बिखरे पड़े हैं, बट हुए हैं इस चीज के अंदर जो इन सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया था आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है एक सड़क का, एक हाईवे का। जैसे डॉस था, फिर विंडोज आया, जितनी एप्लीकेशन जितनी वेबसाइट्स होती हैं वो सब विंडोज पे रन करती हैं। इसी तरीके से वेब 3 के अंदर भी एक एक हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। हो सकता है विंडोज ने ऑलरेडी बना लिया हो सकता है मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने किसी और नाम से बना लिया हो, या किसी और कंपनी ने बना लिया हो। अभी तो टेस्ला वाला इलोन मस्क बोल रहा था कि मोबाइल फोन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मुझे लगता है मुझे भी आना चाहिए। तो कौन नया प्लेयर कब एंटर करेगा, तो जितनी भी चीजें आप, तो यहाँ पे वेब 3 के अंदर सबसे पहली चीज तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कंप्लीटली कंप्लीटली ब्लॉकचेन बेस्ड होगा। उस पे चलने वाली जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो सारी ब्लॉकचेन बेस्ड, ब्लॉकचेन पे बनी हुई होंगी, जितनी एप्लीकेशंस होगी वो ब्लॉकचेन पे होंगी। इवन दो जो कनेक्शंस होंगे वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड ही होंगे, क्योंकि क्योंकि अगर आपने किसी वेब 2 के प्रोडक्ट को वेब 3 के साथ इंटीग्रेट किया तो वो सिस्टम फेल हो जाएगा। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ अभी आपको, लेटेस्ट जो हमारी कंपनी के साथ हुआ। हमारी कंपनी के पास प्रोडक्ट था वेब 3 का, क्या? ट्रस्ट वॉलेट, डिसेंट्रलाइज्ड, ब्लॉकचेन बेस्ड, जिसको हैक नहीं किया जा सकता, जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता, जिसको मतलब कोई उसके अंदर घुस नहीं सकता, कोई मॉलवेयर नहीं जा सकता। तो फिर हमारा कैसे, हमारी कंपनी का वॉलेट कैसे हैक हो गया? हाउ इट कम बी पॉसिबल? हम तो इतने बड़े बड़े दावा करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में। सर ये इसलिए हुआ क्योंकि केवल वॉलेट की तरह यूज नहीं हो रहा था। वो वॉलेट जो था, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन हो रही थी, हम लोग जो अपने विड्रॉल लगाते थे वो विड्रॉल एक यूपीआई सिस्टम, जैसे कि किसी भी हम पैसे भेजते हैं किसी भी यूपीआई सिस्टम से, कि फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से, तो वो जो सिस्टम जो एक एप्लीकेशन से या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करता है, उसको उसके बीच में कनेक्शन का जो काम है वो यूपीआई करती है। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए जो ब्रिज का काम करता है, जो प्लेटफॉर्म का काम करता है, वो एपीआई करता है। तो उस ट्रस्ट वॉलेट से एक एपीआई कनेक्ट की गई, सो दैट कि जितने भी विड्रॉल लगे उसकी उसका एक सॉफ्टवेयर बने, उसकी एक फाइल बने, वो जाए और वो उस एपीआई के माध्यम से ट्रस्ट वॉलेट से उतना क्रिप्टो निकाले और एक्सचेंज में भेज दे जहां से उसकी विड्रॉल लगा है या उसको सेल किया गया है। तो प्रॉब्लम ये थी कि हमारा ट्रस्ट वॉलेट तो जो है वो डिसेंट्रलाइज था, ब्लॉकचेन बेस्ड था, लेकिन वो जो एपीआई था, वो जिस सॉफ्टवेयर पे बना हुआ था वो डिसेंट्रलाइज नहीं था, वो ब्लॉकचेन बेस्ड नहीं था, इसीलिए हैक हो गया। वो उस वो वेब 2 के बेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था और इसलिए वो उसके अंदर घुसा, और उस तार के अंदर घुस के वो घुस गया ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, और उसने 5 मिनट में उस तार के माध्यम से घर करके सारे $22 मिलियन साफ कर दिए विद इन 5 मिनट्स। सब लोग शांति की नींद सो रहे थे, किसी को नहीं पता था कि जब उठेंगे तो ये शांति की नींद काफी लंबे समय के लिए अब खत्म हो जाएगी। बट फिर वही कि हर समस्या समाधान को जन्म देती है, और वो समाधान फिर हमारी बहुत बड़ी सुविधा बन जाते हैं। तो वेब 3 पे, ये वेब 3 तभी ही सक्सेसफुल होगा, ये सब जानते हैं। जब मैं जानता हूं तो मतलब जो इंजीनियर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े इतने साइंटिस्ट लगे हुए हैं, क्या वो नहीं जानते इस बात को? जानते हैं।
तो उसी के बेस सब कुछ बनाया जा रहा है। तो सब कुछ डिसेंट्रलाइज और सब कुछ बेस्ड होगा ब्लॉकचेन पे। तो आप जो लाखों करोड़ों वेबसाइट्स देख रहे हैं, ये सारी की सारी वेबसाइट्स दोबारा बन रही होंगी या बन चुकी होंगी। जैसे ही प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा वो एकदम लॉन्च कर देंगी। और जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक प्रोफेसर ने $2 में casino.com खरीदा था और 3 साल बाद ही 2003 में वही $2 का casino.com उसने बेचा $55 लाख के अंदर। कीमत उसके नाम की थी, क्योंकि उस नाम को, उसकी खूबी ये है। देखिए, हम लोग ना क्रिप्टो 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 गाते आए हैं। मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया था कि बिटकॉइन ₹6 से गया 60 लाख। इसके अलावा आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नजर नहीं आता। क्या आपने ये सुना था आज तक कि ₹2 की चीज 55 लाख की गई, चली गई ₹2 की, वो भी 3 साल के अंदर। बिटकॉइन को तो ये सफर पूरा करने में लगे 15 साल, 3 साल के अंदर। यानी कि आज हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू, वो बिटको उसके रिटर्न्स जो है वो बिटकॉइन से भी कई गुना ज्यादा है। और वहां पे तो केवल एक ही बिटकॉइन है। दूसरी करेंसी के बारे में तो लोग कहानियां सुनाते हैं बिटकॉइन की, बिटकॉइन को बताते हैं कि हर कंपनी, हर क्रिप्टो कंपनी बिटकॉइन की कहानी सुनाती है और फिर कहती है कि देखो अब बिटकॉइन तो इतना महंगा हो गया कि हम ले नहीं सकते उसे। तो ये एक देखिए, दूसरा एक नया टोकन हमारा आया है, अगला बिटकॉइन यही बनेगा। अभी बच्चा है, बड़ा होके ये भी बिटकॉइन बनेगा। और ये कहानी सेल होती आई है पिछले 10-12 साल से क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन टीएलडी डोमेन एक डोमेन नहीं है। मैंने अभी 70 नाम आपके सामने लिए हैं जो अलग अलग हैं, जो कोई $10 मिलियन, कोई $15 मिलियन, कोई $18 मिलियन, इवन $30 मिलियन तक के डोमेन बिक रहे हैं आज भी। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। आपका जो भी नाम है, सपोज मेरा नाम कुलदीप है, तो जितना जितना छोटा नाम होता है डोमेन के रूप में, उतना ही ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। क्योंकि छोटी चीज, छोटा डाटा इजी टू रिमेम्बर होता है, आसानी से याद रखा जा सकता है, जल्दी टाइप हो जाता है, तो इसलिए उसकी कीमत। तो अगर मैं कुलदीप.com अगर सर्च करके देखूं, आप आज एक्सपेरिमेंट कीजिएगा इस मीटिंग के बाद, आप अपने नाम का डोमेन नेम चेक करके देखिएगा। जैसे राकेश जी हैं, तो राकेश जी, आप rakesh.com सर्च करके देखिएगा और उसकी वैल्यू देखिएगा कितनी है। हर व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ, मैं किससे कहानियों की बात नहीं कर रहा। मैं कहूंगा आप प्रैक्टिकल कीजिए, जाके ढूंढिए, गूगल पे सर्च कीजिएगा टॉप लेवल मोस्ट एक्सपेंसिव डोमेन्स इन द वर्ल्ड और इंटरनेट, और फिर आप सर्च करिए, अपने नाम के आगे .com लगा। तो यहाँ पे एक डोमेन नहीं है, यहाँ पे एक क्रिप्टो नहीं है, एक बिटकॉइन नहीं है कि यही हीरो बनेगा। यहाँ तो जिस व्यक्ति ने सही समय पर सही जगह प्लॉट खरीद लिया, सही लोकेशन पे प्लॉट खरीद लिया, यानी कि जिस व्यक्ति ने सही, फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से कुलदीप तोमर .com 50 लाख की मिल रही थी, आप सोचिए कि उस टाइम पे अगर किसी व्यक्ति ने सन 2000 में अगर नरेंद्र मोदी .com, योगी आदित्यनाथ .com, मुकेश अंबानी .com, या इलोन मस्क .com, या जेफ बियोस .com, या मार्क जुकरबर्ग .com, या मुकेश, या XYZ टाटा .com, मतलब इस टाइप के डोमेन जब आम व्यक्ति में प्रचलन नहीं था, अगर उस समय खरीद लिए होते तो ये कितने बड़े बड़े लोग हैं। ये तो 50 लाख क्या 50 करोड़ भी मांगोगे तो वो भी दे देंगे आपको। तो वो सारे की सारी चीजें Web3 में, ये जितनी भी वेबसाइट्स आप देख रहे हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं, वो सब की सब नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। ये सब की सब Web3 में कन्वर्ट होनी है ब्लॉकचेन पे। तो ब्लॉकचेन पे जब कन्वर्ट होंगी, तो ब्लॉकचेन की जो वेबसाइट्स आएंगी, उनके डोमेन नेम भी दोबारा से रखे जाएंगे। और हम लोग दोबारा से एक ऐसी अवस्था में खड़े हैं 99 में, जब 2000 में विंडोज लॉन्च होने वाला था और आम लोगों को पता ही नहीं था कि वेबसाइट्स क्या होती हैं और वेबसाइट्स पे डोमेन नेम क्या होते हैं और डोमेन नेम की क्या वैल्यू हो सकती है।
जो प्रोफेसर साहब थे केवल उन्हें ही पता था। तो आज आपको उस ज्ञान की जानकारी मिल रही है जिसके बारे में आज से 5, 7, 10 साल बाद एक आम व्यक्ति को पता चलेगा और वो केवल मुंह ताक के देखेगा, अरे मेरे को तो ये मेरे नाम की ईमेल भी नहीं मिल रही, वेबसाइट तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। और उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है। वो जो प्लॉट आप आज खरीद रहे हैं जिस लोकेशन पे, कल को उस प्लॉट की कीमत कुछ भी हो सकती है। और आप बोलेंगे बताओ, आप बोलोगे बिड लगाओगे, आप बोलोगे बताओ कितने रुपए का कोई खरीद सकता है। कोई कहेगा मैं $500 की खरीदूंगा, कोई कहेगा मैं $1000 का खरीद रहा हूं। अभी आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल भी करके दिखाएंगे। कोई $50,000 देगा उसके, कोई $50 लाख देगा उसके। यू कैनॉट इमेजिन किस फील्ड में आप जा रहे हैं। तो दोस्तों साथियों मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि गाहे बगाहे जाने अनजाने ढूंढते ढूंढते समस्याओं का समाधान हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिस स्थान के बारे में अभी किसी व्यक्ति को पता ही नहीं। दिस इज अनडिस्कवर्ड, अनबायस्ड एंड वेरी लिटिल पीपल नो अबाउट दैट। जीतने के लिए, फेमस होने के लिए, मैंने एक बात सुनी थी। मैंने, हर व्यक्ति का गुरु होता है, तो हर व्यक्ति ने अपने गुरु से सीखा है, मैंने भी अपने गुरु से सीखा है। तो उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू बी फेमस, इफ यू वांट टू बी रिच, इफ यू वांट टू बी रिनाउंड पर्सन, just remember 3 rules of success. First rule is either you do something first, यानी कि जिंदगी में कामयाब होना है, फेमस होना है, नाम कमाना है, इज्जत शोहरत कमानी है, तो कोई भी काम करो तो जिंदगी में वो काम करो जो जिंदगी में पहली बार हो। पहली बार करने वाले, एवरेस्ट पे एडमंड हिलरी के बाद पता नहीं कितने हजार लोग चढ़ चुके हैं। एडमंड हिलरी के बाद 80 साल का बूढ़ा भी चढ़ चुका है, 15 साल का लड़का भी चढ़ चुका है, एक अंधा व्यक्ति भी चढ़ चुका है, एक लंगड़ा व्यक्ति भी चढ़ चुका है। बट जब इतिहास में नाम आता है कि एवरेस्ट पे सबसे कौन पहले चढ़ा, तो एडमंड हिलरी के नाम आता है। हिंदुस्तान में कौन सी महिला सबसे पहले एवरेस्ट पे चढ़ी, तो बिछेंद्री पाल का नाम आता है। सो दिस इज द रूल, दिस इज द रूल ऑफ सक्सेस, दिस इज द रूल ऑफ बिकमिंग फेमस, कि किसी भी काम को करो सबसे पहले ना कर पाओ, सबसे फास्ट करो। जैसे सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बना दी, ऑलराइट, उसका रन रेट क्या था, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग ने उससे तेज सेंचुरी बना दी, तो सिंपल, वीरेंद्र सहवाग ऑल्सो बिकम फेमस। अभी उससे कोई मतलब, वो उसके अंदर तो पेशेंस नहीं था, अदरवाइज तो वो 3 सेंचुरी एक ही टेस्ट में मारने वाला 3 बार पहला खिलाड़ी है। सो ही वाज नॉट द फर्स्ट, बट ही वाज द फास्टेस्ट। सो फर्स्ट रूल इज आइदर यू डू द थिंग इन अ वेरी फर्स्ट, और यू डू द फास्टेस्ट, और यू द थर्ड, अगर फास्टेस्ट भी ना कर पाओ तो यू डू इट डिफरेंटली, ताकि लोग आपके स्टाइल को याद रखें। आपने कई बल्लेबाज देखे होंगे जो गेंद सिर के ऊपर से चली जाती है और जब सर के पीछे चली जाती है तब वो बल्ला लगा देते हैं और वो गेंद सिक्सर चली जाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ शॉट। तो लोग आपकी तरफ देखेंगे, अरे क्या यार, क्या शॉट, अनबिलीवेबल। तो दीज आर द 3 रूल्स। और दोस्तों साथियों मित्रों, हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात है, हमारे लिए ये गर्व की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस, ऑल ऑफ अस, कि हम दुनिया की सबसे आधुनिकतम तकनीक, टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐसी तकनीक जिसकी जरूरत आने वाले समय में हर बड़े संस्था, हर बड़े व्यक्ति, हर छोटे व्यक्ति को होगी ही होगी, उस तकनीक को जिसकी जरूरत सबको है, पढ़नी ही पढ़नी है, जो डिमांड में आनी ही आनी है, दिस इज मस्ट, रोक ही नहीं सकता कोई। हम उस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इन तीनों ही सक्सेस के फॉर्मूलेज को
फॉलो कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। आज तक कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, क्रिप्टो कंपनी बेचने वाली हजारों कंपनी है। मैं मेरठ शहर में रहता हूँ, मेरठ शहर में दसियों क्रिप्टो कंपनी चलती हैं, और ऐसे ऐसे लोग चला रहे हैं जो अंगूठा टेक है, जो साइन भी नहीं कर सकते, अंग्रेजी में अपना नाम नहीं लिख सकते, वो लोग क्रिप्टो कंपनी चला रहे हैं। आज हर कोई क्रिप्टो क्रिप्टो की बात कर रहा है, बट आज तक आपने टीएलडी डोमेन के, आप सोच के देखिए कि मुझे भी एक हफ्ते पहले ही मैंने पढ़ा है इसके बारे में, आपको भी आज ही शायद इतनी सारी जानकारी मिली होगी। टीएलडी डोमेन के बारे में अभी लोग, मतलब लॉन्च करना तो दूर, सोचना तो दूर, लोगों को पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, पहुंच ही नहीं है वहां तक, सोच ही नहीं है। सो वी आर द फर्स्ट कंपनी in network marketing which are going to introduce this most innovative, most latest, most informative and most demandable product first time. They're going to launch first time on this platform. We are the first. तो पहला रूल हम फॉलो करते हैं। सेकंड थिंग, हाँ, आम लोगों के बीच में नहीं है, नेटवर्कर्स के बीच में नहीं है, क्योंकि यहाँ तो भेड़ चाल चलती है ना, एक कंपनी सक्सेस होगी तो उसकी कॉपी कर लो, उसके जैसी प्लान बना लो, उसके जैसी प्रोडक्ट बना लो। लेकिन कुछ हाईटेक कंपनियां इसके बारे में सोच चुकी हैं, जैसे इथेरियम सोच चुका है। इथेरियम ऑलरेडी टीएलडी डोमेन, मतलब आपको डोमेन नेम अवेलेबल कराता है। इसके अलावा बाइनेंस भी इस इंडस्ट्री में है, और आर्बिट्रेरियम भी इस इंडस्ट्री में है, जिनके अपने खुद के टॉप लेवल डोमेन है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं जो इनके डोमेन्स को बेचती हैं। अदरवाइज दीज आर द 3 बिग प्लेयर्स। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि ये एक ऐसी एक 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 ये डोमेन एक ऐसी चीज है कि इसको समझाए नहीं। और आप सोच के देखिए, अगर मैं आपको ना समझाऊं तो क्या ये सारी बातें आप खुद से जान पाते एकदम से? इतनी सारी जो मैंने किस्से कहानी आपको सुना रहा हूं मैं पिछले लगभग 1.25 घंटे से, तो नहीं। हमारे पास सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग अभी, टीएलडी डोमेन पिछले 2 साल से इथेरियम बेच रहा है। 2 साल में वो 6.5 लाख डोमेन बेच पाया है, क्योंकि उनका पूरा फोकस जो है वो अपने कॉइन पे और अपनी एक्सचेंज पे है, या और दूसरे प्लेटफॉर्म। बाइनेंस भी लगभग 6.25 लाख बेच पाया है, और आर्बिट्रेरियम तो 30,000 के आसपास, आई थिंक, वो तो कहीं उसमें है ही नहीं। इन लोगों के पास एक चीज नहीं है। देखिए, ये प्रोडक्ट जो है वो अवेयरनेस के साथ बिकने वाला है। ये प्रोडक्ट जो है ये तभी बिकेगा जब कोई व्यक्ति इसके बारे में किसी व्यक्ति को समझाएगा। अपने आप कोई व्यक्ति नहीं खोजेगा इसे, और ऐसा केवल हो सकता है तभी जब किसी व्यक्ति का कोई फायदा हो इसके अंदर। और ऐसा सिस्टम केवल, या मैं ये कहूँ कि इथेरियम और बाइनेंस के पास केवल डिजिटल कम्युनिटी है, और डिजिटल कम्युनिटी कभी भी वफादार कम्युनिटी नहीं होती। आज किसी की है वो किसी की है, क्योंकि ना फिजिकली कोई मिला किसी से, ना कोई एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसमें फायदा हो रहा है उसमें बेच रहे हैं, कल को उसमें नुकसान है, बेच के निकल लेंगे, किसी फायदे वाले के पास चले जाएंगे। दे आर नॉट द लॉयल कस्टमर्स, और यू कैन से दे आर नॉट द लॉयल पार्टनर्स। बट 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 जितने डोमेन नेम इथेरियम ने बेचे हैं, उसके आसपास लगभग तो हमारे पास लोग हैं, बेचने वाले हैं। जितने उसके पास खरीदार हैं, उतने तो हमारे पास बेचने वाले हैं। तो आप सोच के देखिए कि वो कितनी तेज गति के साथ बिकेंगे। सो ये भी तय है कि हम रूल नंबर 2, डू इट फास्टेस्ट, उसको हम फॉलो करने जा रहे हैं। क्योंकि जब ये 5-5.5 लाख लोगों की लॉयल लोगों की कम्युनिटी जब इसको बेचने उतरेगी, तो आप सोच के देखिए कि 1 महीने में भी अगर किसी ने 10 डोमेन भी बेच दिए, और 10 डोमेन बेचेगा नहीं व्यक्ति, 10 डोमेन तो अपने घर में खरीद कर रखेगा, क्योंकि कल को उसे पता है कि जिस तरीके से कुलदीप तोमर .com नहीं मिल रही, कल को मुझे पता है कि मेरे बेटे के नाम की भी
वेबसाइट नहीं मिलेगी, मैं पहले से ही बुक करा के रखूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं ना, वो 5 साल 10 साल बाद जानेगा तो वो कहेगा क्या पापा आप मतलब टेकी थे, फिर भी मतलब आपने ये नहीं किया। आज इतने में डॉलर्स, इतने मिलियन डॉलर्स की मिल रही है वो Aditya.com। तो मतलब ये, क्योंकि ब्लॉकचेन पे सब सब बदल जाएगा, सारे टॉप लेवल डोमेन्स .com की जगह .mmit आ जाएगा, राइट। सो दोस्तों, हम फर्स्ट भी हैं, हम फास्टेस्ट भी हैं और डिफरेंट भी हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग सेल करते हैं कैसे, ये इथेरियम, आर्बिट्रेरियम, बीएनबी कैसे सेल करती हैं, ये पैसे देके यूट्यूबर्स को देती हैं, ये ट्विटर चलाने वाले को देती हैं, ये टेलीग्राम चलाने वाले को देती हैं। बट उनका पैसा जितना दिया, जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, 3 महीने मैं आपको आपका ये करूंगा प्रमोशन, 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो वही बात, उनके पास लॉयल कस्टमर, लॉयल पार्टनर्स नहीं है, लॉयल पीपल्स नहीं है उन लोगों के पास। बट एसबीजी हैव एसबीजी हैव ए लॉयल कम्युनिटी। वो अनिल जी बोलते हैं ना, खून देने वाले मजनू है इस कंपनी के पास तो। लॉयल्टी की बात छोड़ो, यहाँ तो लोग जान देने के लिए तैयार है। वी आर गोइंग टू डू इट डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। तो जीत तय है, क्योंकि हम कामयाबी के तीनों सिद्धांतों को फॉलो करते हैं और तीनों ही सिद्धांतों पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। टीएलडी डोमेन की एक छोटी सी खास बात मैं बता दूं, इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं। ये एक डिजिटल आइडेंटिटी है हमारी वर्चुअल वर्ल्ड में, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में, Web3 में, मेटावर्स में जब आप जाओगे, आपका अवतार जब बनेगा, तो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी होगी। उस डिजिटल आइडेंटिटी पे ही आपकी ईमेल्स होंगी, आपकी वेबसाइट एड्रेस होगा, आपके यूपीआई एड्रेस होंगे, आपके बैंक के कनेक्शंस होंगे, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब कुछ उससे के साथ इंटीग्रेटेड होंगे। इवन आपके जो क्रिप्टो क्रिप्टो क्योंकि क्रिप्टो तो आना ही है। जब भारत सरकार ने सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उतार दिया है, वो पायलट मोड पे चल रहा है। मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को खुद ही इनविटेशन आया टू बिकम अ पार्टिसिपेशन इन दिस पायलट प्रोजेक्ट ट्रायल। और आईसीआईसीआई बैंक का मैं कस्टमर हूँ, तो आईसीआईसीआई बैंक ने मुझे भेजा वो। तो आप लोगों को भी आया होगा, पता नहीं कुछ लोगों ने। तो जब गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी उतारने जा रही है, तो आप बोल ही नहीं सकते कि डिजिटल करेंसी चलेगी नहीं। सर, 4-5 साल बाद ये पेपर करेंसी नहीं चलेगी, डिजिटल करेंसी तो चलनी। और इंडिया ने नहीं उतारी, दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज जो है अपने सीबीडीसी का ट्रायल कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सब लोग इसी नाम से उतार रहे हैं। तो जब सरकार अपनी करेंसी चलाएगी, तो डिजिटल करेंसी तो चलनी है, क्रिप्टो करेंसी तो चलनी है, इसको देयर इज नो क्वेश्चन। तो वो करेंसी का कोई किसी न किसी वॉलेट में रखेंगे आप, वॉलेट का एड्रेस, अब इतना लंबा चौड़ा वॉलेट होता है, ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस कोई याद रख पाता है क्या? नहीं। बट लेकिन अगर उस पर खाली हो, सपोज जैसे मेरा नाम है कुलदीप तोमर, तो मैं शॉर्टकट नाम चाहूंगा अपना जो याद रहे लोगों को, KT@MMIT.com। और मेरे सारे जितने वॉलेट एड्रेस होंगे, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, चाहे वो XT हो या XYZ, और जितने भी प्लेटफॉर्म पे कंपनी लॉन्च करेगी अपने टोकन्स को, वो खाली कोई मेरा नाम डालेगा KT@MMIT.com और खट से वो भेजेगा, और मेरे एड्रेस पे एकदम ट्रस्ट वॉलेट पे वो ट्रांसफर हो जाएगा। कोई कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करके आप व्हाट्सएप करते हो, सर व्हाट्सएप इज ऑल्सो हैकेबल। किसी को पता चल गया कि आपके, जैसे संजय सिंह जी कह रहे थे एक दिन तो दिख भी गए थे अभी। मैं तो सोच रहा था कि $50,000 के इन्होंने जेडेक्स खरीद के रख रखे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर बाद में बताया उन्होंने, सर $50,000 के नहीं, 50,000 जेडेक्स हैं। तो उसकी तो कीमत जेडेक्स की अब बढ़नी अभी बताएंगे आपको अनिल सर कैसे बढ़ेगी। तो कल को वो $1 का भी होगा, $10 का भी होगा, तो ये तो जो है 50,000 जो है वो $50,000 भी होंगे, फिर कल को $50 लाख भी होंगे। और पता लगा किसी को ट्रांसफर करने के लिए भेज दिया व्हाट्सएप पे संजय जी ने जो है अपना ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस, और उसने डाल के और एपीआई के थ्रू घुस के उसका साफ कर दिया सब कुछ। तो दिस इज नॉट सेफ,
this is not safe. But if you have domain name on a blockchain like KT@MMIT, क्योंकि MMIT ब्लॉकचेन पे बना हुआ है. सो दोस्तों, साथियों, मित्रों, दिस इज अ डिजिटल आइडेंटिटी, दिस इज द फ्यूचर. वी और सक्सेस इज श्योर. जीत तो हम चुके ही हैं, केवल हमें वो जाके हाथ लगाना है वहां का कि हाँ भाई ओके, झंडा तो ऑलरेडी गड़ चुका है हमारा, केवल हमें प्रोसेस पूरी करनी है. वो ऑलरेडी विन. सो आई थिंक दिस इनफ. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. गुड नाइट. नॉट गुड नाइट, देयर इज अ लॉट मोर टू कम.